Good morning, my dear friends. I am Reena Sharma. Welcome you all on my YouTube channel Markandeys Academy. तो आज की इस ये वीडियो हमारी रिट के बारे में होने वाली है, यानी रिट जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले देखते हैं कि रिट होता क्या है, रिट किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिट किसे कहा जाता है। रिट यानी याचिका का सामान्य अर्थ होता है आदेश, यानी वह कुछ भी जिसके तहत कोई भी आदेश जारी किया जाता है हमारे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के द्वारा। कोई भी एक ऐसा ऑर्डर जो हमें अपनी पूरी कंट्री के लिए ऑर्डर पास करना है, ठीक है, उसको हम एक रिट कहते हैं, उसको हम याचिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले अपने नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में हमारा डीमोनेटाइजेशन किया था, जिसमें 500 और जो हमारे 1000 वाले जो नोट्स थे वो बंद हो गए थे कम्प्लीटली। ठीक है, तो वो क्या था, एक ऑर्डर ही था जिसको पूरी कंट्री को मानना था। तो वो एक तरीके का हमारा क्या था, रिट था। हालांकि वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरफ से नहीं था, लेकिन हमारे मोदी जी ने भी क्या किया, एक ऑर्डर पास कर दिया। तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। सेकंड है, हमारा भारतीय संविधान में न्यायालयों को कुछ एक विशेष शक्तियां या विशेष अधिकार दिए गए हैं, और इन्हीं विशेष शक्तियों या विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी को कुछ कार्य करने या उस कार्य से उसे रोकने के निर्देश जारी करता है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक वाला हमारा जो केस था, ठीक है, उसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना था ना हमें, कि आप जो ट्रिपल तलाक, ये जो 3 बार तलाक 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 बोल करके आप लोग किसी से भी अपना रिलेशन ख़त्म कर लेते हो। ठीक है, तो ये आज से हमारी कंट्री में इसको फॉलो नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी इस तरीके का कोई जुर्म करता है, इस तरीके के कोई भी अगर कोई काम करता है, तो उसको एक जुर्म माना जाएगा, एक क्राइम माना जाएगा, और उस बेसिस पे आपको है जो वो जेल के अंदर डाला जाएगा। आपके ऊपर है जो चार्जेस भी लगाए जाएंगे, ठीक है, फाइन लगाया जाएगा आपके ऊपर। तो ये वही चीज़ है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारा हाई कोर्ट है, किसी भी व्यक्ति से कोई काम कराना है या उसको उस काम को करने से रोकना है, यानी गैर कानूनी तरीके से कोई काम हो रहा है और उसको वो गैर कानूनी तरीके से काम करने से रोकना है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है। जैसे जो हम बोले कि अपनी जो मोहम्मडन जो लेडीज़ थी, ठीक है, अब कुछ एक मोहम्मडन लेडीज़ ने क्या सोचा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, कि ये तो कोई बात नहीं होती, कि ज़रा से कुछ बात हुई नहीं, उनको ट्रिपल तलाक का झांसा दे करके उनको बोल दिया और जो है इसको मतलब कि उनको छोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के अपनी गुहार लगाई, याचिका दर्ज कराई कि देखिए हमारे साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है और जो है हम इससे मुक्ति चाहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये किसी भी कम्युनिटी को लेकर के या किसी भी एक रिलीजन के ऊपर मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, सिर्फ आपको ये क्लियर करने के लिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो इसको पर्सनली ना लें और सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें। तो देखिए क्या है, इस प्रकार का आदेश चाहने वाले व्यक्ति तो वो अपना सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दर्ज कर सकता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको अच्छे से देखने के बाद कि हाँ ये चीज़ मेरे एरिया के अंडर है, यानी मेरे अधिकार में है, मेरे राइट में है या नहीं है, तो उसके ऊपर रिट या आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या संविधान में हमारे याचिका यानी रिट का वर्णन किया गया है। तो जी हाँ, देखिए क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 जिसको क्या कहा गया है, हमारे संविधान का आत्मा और हृदय, ठीक है, किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आर्टिकल 32 को हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 के अंतर्गत हमारे हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि वो किसी भी प्रकार की याचिका या फिर रिट को जारी कर सकता है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि किसी भी तरीके से किसी के भी साथ में कुछ गलत हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें कोई चीज़ करने से रोकी जा रही है, या कोई भी चीज़ है जो लीगल नहीं हो रही है, इलीगल तरीके से की जा रही है, तो उसके खिलाफ जो है हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, यानी याचिका दर्ज कर सकता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। सेकेंड पेज देखिए हमारा क्या है, सेकंड पेज पे आते हैं। तो सेकंड पेज है हमारा रिट, यानी रिट है जो हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो वो किस तरीके से है, जो हमारा रिट कहाँ से लिया गया है, क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, कैसे कैसे हमारे जो है न्यायालय है इसको जो है जारी कर सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं।
देखिए रिट जो है हमारा 5 प्रकार का होता है, ठीक है। रिट अंग्रेजी कानून से लिया गया है, ठीक है, अंग्रेजी कानून से लिया गया शब्द है हमारा रिट। और रिट को न्याय का इत्सा कहा जाता है। न्याय का इत्सा यानी कि जो हमें न्याय दिलाने वाला हो। जैसे हम कोई बादशाह मान लेते हैं किसी को कि वो हमारा न्याय दिलाने वाला, तो न्याय का इत्सा है हमारे लिए रिट, ठीक है। क्योंकि इसी के अंडर क्या है कि हमारा एक आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 के तहत हम क्या कर सकते हैं, पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है इसमें हमें, ठीक है। यानी कि पुनः अवलोकन कराना, पुनः किसी चीज़ को इवेल्युएट करना की, उसको रीवैल्यूएट करने की। अगर हमें लगता है कि हमारे हमारे साथ किसी भी तरीके का अन्याय किया गया है या हमें न्याय नहीं दिलाया गया है, हमें जो फेयर तरीके से कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको याचिका दायर कर सकते हैं कि इस तरीके से मेरे साथ है जो वो अन्याय किया गया है। और फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हमारा हाई कोर्ट होता है उसको रीइवैल्यूएट करता है कि क्या ये जो ऑर्डर पास किया गया है क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है। और फिर वो उसको जांच देखभाल करने के बाद क्या करता है कि एक रिट या फिर आदेश जारी करता है। अब देखिए 1950 से पहले, यानी जब तक हम रिपब्लिक नहीं हुई थी हमारी कंट्री, उससे पहले जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ही रिट जारी कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि 1862 में हमारे कलकत्ता में है जो वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है जो वो बन गया था, ठीक है। हाई कोर्ट हमारे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में बन गया था। और कलकत्ता वाला जो है हमारा वो सबसे पुराना हाई कोर्ट है हमारा, ठीक है। तो ये 3 जारी कर सकते थे 1950 से पहले। लेकिन 1950 के बाद हमारे जितने भी जो हमारे स्टेट हैं और उनके अंदर जितने भी उनके हाई कोर्ट हैं वो सारे के सारे रिट जारी कर सकते हैं। देखिए आगे हैं, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ राइट है कि वो सिर्फ मूल अधिकारों से संबंधित अगर कोई बात है, किसी के मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है या उसको अपने अधिकारों का यूज़ करने से रोका जा रहा है या किसी भी तरीके से उसको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो इन चीज़ों के बेसिस पर हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट इनके बेसिस पर तो कर भी सकता है, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार है उनके लिए भी कर सकता है और साथ के साथ में उसका और भी वास्ट एरिया है जिसको देखते हुए उसके बहुत सारे राइट हैं जिनके बेसिस पर वो क्या कर सकता है कि रिट जारी कर सकता है। सेकंड है हमारे पास, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। कोई एक व्यक्ति हो गया या सरकार हो गई हमारी, उसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जबकि जो हमारा उच्च न्यायालय है वो सिर्फ संबंधित राज्य यानी जिस भी राज्य का वो हाई कोर्ट है। जैसे अगर हम अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है हमारा चंडीगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है हमारा वो 2 स्टेट से संबंधित है, ठीक है। उसके अंडर 2 स्टेट आती है हमारी, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। अब जो हमारा चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है कि रिट जारी कर सकता है, चाहे फिर वो हरियाणा का व्यक्ति है या फिर चंडीगढ़ का पंजाब का व्यक्ति है, उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। प्लस में अगर हमारा स्टेट भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ भी कुछ कोई गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है या जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनके बेसिस पर काम नहीं कर रहा है, तो जो हमारा हाई कोर्ट है उसके लिए भी स्टेट के लिए एक रिट जारी कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा रिट जारी कर सकता है, जैसे कि हमें पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इनको राइट है। आगे भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। जो 25वां हमारा हाई कोर्ट है वो अमरावती में बना है जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये पेज क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज देखिएगा हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी अब हम इन रिट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रिट होते क्या हैं और किस तरीके से हमारे क्या क्या राइट होते हैं और ये रिट है किन किन टॉपिक्स पर, किन किन सब्जेक्ट पर है जो वो हमारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनको जारी कर सकता है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी इसको हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में बोला जाता है। और हैबियस कॉर्पस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि आपके पास शरीर होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है कि आपके पास शरीर होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, तो जो कोर्ट है वो बोल सकता है कि आपने किस बेसिस पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आप इसको मेरे सामने लेकर के आओ, जो भी आपके पास इसके खिलाफ एविडेंट है वो मेरे को दिखाओ। और उसके बाद फिर क्या करता है कि वो उसको देखता है, वो डिसीजन लेता है कि इस व्यक्ति ने वो गुनाह किया है जिसके लिए इसको अरेस्ट किया गया है या फिर ये बेकसूर है, ठीक है।
आगे देखिए क्या है, इसने पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो 24 घंटे का टाइम होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो पुलिस होती है हमारी, उसको उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने यानी हमारे जज के सामने पेश करना होता है, ठीक है। और यदि उस व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, यानी अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया है लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा करने का ऑर्डर जारी कर सकता है कि जिस भी गुनाह के लिए, जिस भी गुनाह के बेसिस पर आपने इसको गिरफ्तार किया है, इसने वो क्राइम नहीं किया है और ये क्रिमिनल नहीं है, ये बेकसूर है, इनोसेंट है, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इस याचिका के अंतर्गत व्यक्ति अपने अनुच्छेद 21 जो है हमारा, अनुच्छेद 20 और 21 याद रखने आप लोगों को, 20 और 21 हमारे जो राइट हैं, ये ऐसे राइट हैं जिनको आपातकाल की स्थिति में, यानी कि अगर इमरजेंसी लग जाती है, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है हमारी, ठीक है, तो अगर इमरजेंसी लग जाती है तब भी इनको निलंबित नहीं किया जाता, इनको बंद नहीं किया जाता, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। और सिर्फ ये 2 ही राइट हैं हमारे जो चलते रहते हैं, बाकी सारे अधिकार हमारे ख़त्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जाता। और इस प्रकार से जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो एक महत्वपूर्ण रिट बन जाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि व्यक्ति को राइट है, वो बोल सकता है कि अगर मेरे को आपने गिरफ्तार किया है तो मेरे को रीज़न बताओ कि किस रीज़न पे गिरफ्तार किया है। सेकेंडली, इसको आप प्रूव करो, अगर आपके पास कोई एविडेंट है तो आप लोग दिखाओ उसको और मुझे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाओ, ठीक है। तो ये तरीके के हमारे राइट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज देखिए क्या है, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि मैंडामस, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है परम आदेश, यानी बिगेस्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा ऑर्डर, बिगेस्ट ऑर्डर हम इसको बोलते हैं। यह किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर कार्य करने और गैर कानूनी तरीके से कार्य करने से रोक लगाता है। कोई व्यक्ति अगर कानूनी तरीके से काम कर रहा है तो ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है वो। अगर वो गैर कानूनी तरीके से आ जाता है, मान लो कि कोई भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो अपने काम करते करते वो सैलरी ले रहा है, अपने कानूनी तरीके से उसको सैलरी मिल रही है, काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने 2 नंबर काम करना शुरू किया, यानी रिश्वतखोरी वगैरह करनी शुरू की, उसने रिश्वत लेनी शुरू कर दी, तो उसको गैर कानूनी तरीके से उस पर रोक लगाई जा सकती है हमारे परमादेश के द्वारा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, सेम हमने अभी बात की है, ठीक है, तब न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगाई जाती है। परमादेश के द्वारा सरकार की गतिविधियों पर भी इससे नज़र रखी जा सकती है। अगर हमारी सरकार कुछ गलत कर रही है, ठीक है, मोदी जी अगर आज कुछ गलत कर देते हैं तो उस पर भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो परमादेश यानी कि मैंडामस जारी कर सकता है और बोल सकता है कि आपने ये जो काम है ये सही तरीके से नहीं किया है, इसको गलत तरीके से किया गया है, ठीक है। परमादेश के द्वारा, लेकिन परमादेश को राष्ट्रपति या राज्यपालों पर जारी नहीं किया सकता, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन बोला गया है इंडिया का, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है, और जो हमारे राज्यपाल हैं, ठीक है, स्टेट में हमारे क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और सेंटर में हमारे क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, उनके ऊपर ये है जो वो जारी नहीं किया जा सकता। सेकंड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भी इसको जारी नहीं किया जा सकता है। हमारे जो हाई कोर्ट हैं उनके जजेस पर, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है यानी कि हमारा CJI है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके ऊपर भी हम इसको जारी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार के लिए परमादेश तब जारी किया जाता है जब किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो, यानी मौलिक अधिकारों के लिए तब हम इसको जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब हम किसी को कोई अधिकार यूज़ करने से, किसी का कोई राइट यूज़ करने से उसको रोक रहे हैं, या किसी के भी राइट को हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट है हमारे पास, हमारे मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, यानी उनको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, और इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या फिर रिट के द्वारा, ठीक है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, अगर किसी के भी, सेम चीज़ें हमने बात की है, वाद योग्य कैसे हैं, अगर किसी ने मेरा कोई भी राइट यूज़ करने से मेरे को रोका है, ठीक है, मेरे को किसी भी तरीके से किसी ने एक्सप्लॉइट किया है, तो मैं कोर्ट में जा कर के बोल सकती हूँ कि इसने मेरे को ये अधिकार यूज़ करने से रोका है, और फिर वो क्या हो गया, हमारे वाद योग्य जो है हमारे अधिकार हैं वो हो गए, ठीक है। और इस तरीके से जो है फिर इसके मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो ऑर्डर पास किया जाएगा, जो रिट जारी किया जाएगा, वो ही हमारा रिट होता है, ठीक है। उसके बाद है पुनरावलोकन का अधिकार, हमें आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में दिया गया है। तो ये बात हमने कर ली थी। आर्टिकल जो 13 है हमारा पुनरावलोकन है, 32 है हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है, 226 है हमारे हाई कोर्ट को दिया गया है, जिसमें हमारे जो रिट हैं, जो आदेश हैं, जो ऑर्डर है वो जारी कर सकता है। होप सो कि आप लोगों को ये पेज भी क्लियर होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज देखिए हमारा क्या है,
प्रतिषेध, प्रतिषेध है, थर्ड पॉइंट पे आता है हमारा। प्रतिषेध का मतलब होता है कि प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रतिषेध यानी किसी को मना करना, किसी चीज़ पर रोक लगा देनी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जिसका सामान्य अर्थ है मना करना, यानी स्टे ऑर्डर। हम देखते हैं ना कि कई बार हम कोई एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कलर का हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो उसके ऊपर स्टे लग जाती है। तो वो स्टे क्यों लगती है? वो स्टे इसलिए लगती है कि कई लोग क्या करते हैं, उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर स्टे इसलिए लगाई जाती है कि अभी हम कोई भी जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि वेदर आप लोगों का ये पेपर क्लियर है या नहीं क्लियर है, आप लोगों की जो मतलब जो भी आपकी जॉब है वो अभी पक्की है या नहीं है। क्योंकि सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जाँच पड़ताल करनी होती है कि जो पेपर दिए गए हैं या जिस भी तरीके की हमारे जो ऑर्डर पास किया गया है या जिसके ऊपर भी मोहर लगाई गई है कि ये ठीक है, ये एक्चुअल में ठीक है या फिर इसको ऐसे ही इलीगल तरीके से ठीक किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का अर्थ होता है कि मना करना, बंद करना। जब किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण करके जितना उसका एरिया है, जितना उसका राइट है, उस राइट से बाहर निकल करके अगर हमारी कोई छोटी अदालत, हमारी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, हमारी या कोई हमारी हाई कोर्ट होगी, वो इस तरीके का कोई काम करती है, ठीक है, तो किसी मुकदमे की केस सुनवाई की जाती है, किसी भी मुकदमे की या किसी भी केस की सुनवाई की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा उसे ऐसा करने से रोकने हेतु प्रतिषेध जारी किया जाता है, ठीक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऐसा काम किया है जो उसके राइट में नहीं आता और उसने उससे बाहर होकर के अपनी लिमिट क्रॉस करके उस काम को करने की कोशिश की है, तो हाई कोर्ट है उसको सीधा बोल सकती है कि स्टे, आप लोग रुक जाओ, ये आपका एरिया नहीं है, ये आपके अंडर नहीं आता है, मैं इसको संभाल लूँगा। अगर हमारा हाई कोर्ट सेम चीज़ करता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है कि अब आप लोग रुक जाइए, इसको मत कीजिए आगे, ये मेरे अंडर में है, मैं इसको अपने आप देख लूँगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को हम क्या बोलते हैं? सेटियोररी, ठीक है, इसको बोला जाता है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि सूचित करने के लिए। सूचित करने के लिए, हम किसी को सूचित करने के लिए एक बार कि आपने ये किया है, हमने उसको सूचित कर दिया है कि आपने है जो इस तरीके की, क्योंकि जैसे ही हम कुछ भी अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से किसी भी तरीके से कोई चीज़ हम करते हैं तो एक बार ना हमें नोटिफाई किया जाता है उस चीज़ के बारे में, हमें नोटिस दिया जाता है कि आपने ये चीज़ की है, ठीक है। वार्निंग दी जाती है हमें कि आप ये चीज़ कर रहे हो, ये कोई ऐप डाउनलोड की है तो ये आप ऐप है जो आपके मोबाइल को हार्म कर सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सेम चीज़ है, उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है कि सूचित करना, किसी को सूचित करने के लिए। हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जांच करना, अर्थात ऊपर की अदालत के द्वारा निचली अदालत के फैसले को देखना उत्प्रेषण होता है। निचली अदालत ने कोई फैसला दे दिया है तो उस फैसले को ये देखने के लिए कि क्या ये फैसला सही है या नहीं सही है, क्या ये इसके राइट के अंडर दिया गया है या इसके राइट से बाहर दिया गया है, तो उस चीज़ को देखने के लिए जो हमारी हाई कोर्ट है या हमारी सुप्रीम कोर्ट है इस तरीके का जो है उत्प्रेषण जारी कर सकता है, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है, यानी जिसको क्यू वारंटो भी बोला गया है, जिसका अर्थ है कि किस वारंट द्वारा, यानी कि किस वारंट के द्वारा, ठीक है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यह जांच करके सर्टिफाई यानी मुहर लगाता है कि निर्णय सही है या नहीं। कोई भी निर्णय दिया गया है, हमारे हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट है उसको देखेगा कि ये जो निर्णय दिया गया है, ये जो ऑर्डर पास किया गया है, इस चीज़ को परमिशन दी गई है, क्या ये सही परमिशन दी गई है या ये गलत तरीके से परमिशन दी गई है उसको, ठीक है। उसके बाद वो उस चीज़ पर मुहर लगाता है। और जब किसी व्यक्ति द्वारा गलत रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण कर लिया जाता हो, संविधान द्वारा निर्मित कार्यालयों के खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है, ठीक है। जो संविधान के द्वारा हमारे जो निर्मित कार्यालय हैं उनके खिलाफ इसको जारी किया जाता है, जैसे कि हमारे जैसे एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल हो गया हमारा, यूनिवर्सिटी के हमारे अधिकारी हो गए हमारे, ठीक है, हमारा शिक्षक हो गया, या विधानसभा के अध्यक्ष हो गए हमारे, या नगर निगम अधिनियम के तहत वाले अधिकारी हो गए हमारे, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रिट को जारी कर सकते हैं, यानी अधिकार परीक्षा को। अगर किसी ने किसी गलत तरीके से कोई अधिकार, कोई पोस्ट ले ली है, वो उसके लायक नहीं था, उस पोस्ट के लायक, और वो बन करके बैठ गया सीधा SHO, तो उसको बोल सकते हैं हाँ भी किस बिना पर आप इस पोस्ट के ऊपर बैठे हो और क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने कोई पेपर दिया है, कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, या आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है कि आप उस पोस्ट के काबिल हो। अगर कोई उस पोस्ट के काबिल नहीं है और उस पोस्ट पर बैठ जाता है तो ये उसके लिए है हमारा। होप्स हो कि आप लोगों को 5 के 5 जो हमारे रिट हैं, जो हमारी याचिका है वो क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।